जी हां, थप्पड़ से होगा कंट्रोल कोरोना, ये सवाल है आज का हमारा। सूरजपुर के थप्पड़मार कलेक्टर तो आपको याद ही होंगे, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। और अब मध्य प्रदेश के शाजापुर एडीएम मंजूषा विक्रांत राय का एक नाबालिग को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। इत्तला के मुताबिक एडीएम लॉकडाउन का पासदारी करवाने के लिए सड़क पर निकली थी और इस दौरान मंजूषा राय ने फुटवेयर्स की दुकान खोलने वाले पर थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले में मुतासिर का कहना है कि उसे एडीएम ने बिलावजह थप्पड़ मारा है। इससे पहले सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा को ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है और छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कलेक्टर के बर्ताव को दुखद और काबिल मजम्मत बताया, जबकि आईएएस एसोसिएशन ने भी कलेक्टर के इस बर्ताव की मजम्मत की थी। सूरजपुर में कलेक्टर रणवीर शर्मा लॉकडाउन की पासदारी कराने के लिए निकले थे और इस दौरान एक नौजवान को मोबाइल रिकॉर्डिंग के शुबे में वो अपना आपा खो बैठे। गुस्से में डीएम साहब उसका मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिए। और ये कोई एक पहला या दूसरा मामला नहीं है जहां इंतजामिया के लोग ज्यादातर जगहों पर अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन हर रियासत में कुछ ऐसे ही शर्मनाक मामले भी सामने आ रहे हैं, अब जिससे इंतजामिया के साथ साथ सरकार को भी शर्मसार होना पड़ रहा है। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के उन्नाव में पुलिस की पिटाई से एक नाबालिग सब्जी बेचने वाले की मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सबूत मिले हैं उसके अंदर, जिसकी बुनियाद पर 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान गुज़िश्ता जुमे को ठेले पर एक शख्स आलू बेच रहा था। सब्जी बेचने वालों पर पुलिस ने अपना गुस्सा उतारा और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें सिर पर, पीठ पर, हाथ, छाती पर डंडों के निशान पाए गए हैं। मामले की संजीदगी को देखते हुए एएसपी शशि शेखर सिंह ने 2 सिपाहियों और एक होमगार्ड के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उन्हें सस्पेंड कर दिया है। हालांकि अपोजिशन जो जमाते हैं इसको लेकर योगी हुकूमत को घेरने में लगी हुई है। इससे पहले आपको याद होगा, एक हफ्ते कबल ही प्रयागराज में भी फल बेचने वाले की वीडियो का पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था और कुछ दिन पहले श्रावस्ती में भी एक खातून सब्जी बेचने वाली जो थी उसका भी पुलिस वालों ने उसको नहीं बख्शा था। अब ताज़ा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने के लिए एडीएम साहिबा ने थप्पड़ चला दिया। तो 3 दिन पहले की बात की जाए, मास्क नहीं पहनने के इल्जाम में मध्य प्रदेश की सागर पुलिस ने एक खातून की पिटाई कर दी। सबसे ज्यादा सुर्खियों में एक मामला रहा था, वो था अगरतला का, जहां पर अगरतला के डीएम का ये मामला था, जो कि सिंघम अंदाज में एक शादी तकरीब में पहुंचते हैं और जमकर बवाल काटते हैं, जमकर हंगामा होता है। आज के मुद्दे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थप्पड़ से होगा कोरोना पर कंट्रोल, और सवाल ये भी कि ऐसे कितने अफसरान के खिलाफ सरकार ने अब तक कार्रवाई की है और कितना जरूरी है परेशान हाल लोगों के खिलाफ ऐसी सख्ती। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी की जानिब से आर.के. मिश्रा जी, और साथ ही इसके अलावा फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस के शिवली मंजूर साहब, समाजवादी पार्टी के लीडर रेहान नईम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और मध्य प्रदेश के शाजापुर मामले के मुतासिरों के क्या बयान हैं। इमाम हूँ और मस्जिद से नमाज पढ़ा के घर आ रहा था, तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा वैसे ही कुछ पुलिस वाले आते हैं और मेरी शटर पूरी डाउन होने के बावजूद भी उसको खोलते हैं, और खोलने के बाद जो एडीएम मैडम है हमारी, वो मुझे चाटा भी मारती और एक पुलिस वाले ने मुझे लड़ भी मारा। अब इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब एक मस्जिद के इमाम के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के लिए क्या हो रहा होगा। जी सर, मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके, और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था, तो लैब वाले भैया को भी उधरी से लेते गया था। फिर वहाँ से मैं अपना रिसीव लेके वापस आ रहा था, तो फिर इतना मैं वहाँ पे रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो, मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ। फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए जोर से। मार के थाने लगे, थाने में गए नवान तो उनका मरा मिला वहीं मरा मिला उनका, फिर यहाँ अस्पताल यहाँ छोड़ गए। तो सवाल बहुत वाजिब है, और सवाल ये है कि अगर आप कहीं पर पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो लोगों के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, ये तमाम हम लोगों को समझना होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर।
और अब से थोड़ी देर में शिबली मंजूर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लीडर है कांग्रेस के। रेहान नईम साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी लीडर जुड़ेंगे और बीडी नकवी साहब रिटायर्ड जज हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ आर के मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, जो तस्वीरें हमने देखी है और जो खबरें भी आपने पढ़ी होगी, देखने के बाद शुरुआत में तो इस तरह का अंदाज़ा लगता है कि हाँ वाकई में लॉकडाउन को लेकर जो हमारे इंतजामिया के लोग हैं, जो एडीएम हैं या फिर कलेक्टर्स हैं, वो काम कर रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा सख्ती बरत रहे हैं। लेकिन एक सख्ती और सख्ती के बाद कुछ ज़्यादा ही अगर लोगों के ऊपर उसका जो असर दिखना शुरू हो जाए, उसके दरमियान एक फासला होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग मामले सामने आए हैं। शाहजहाँपुर की बात कर ले, सूरजपुर की बात कर ले, अगरतला की बात कर ले, या और भी तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों को आप किस नज़रिए से देखते हैं और ये सख्ती कितनी हद तक जायज़ है और कितनी नाजायज़ है? शाहबाज साहब, बिल्कुल जिस तरह का मुद्दा आपने उठाया है आज ये विषय बहुत ही एक गंभीर है और दुर्भाग्य है। अगर मान लीजिए, अगर जिस तरह से कोरोना हमारे देश में अपना पैर पसारा था, उसके ऊपर में हम लोग हर एक व्यक्ति का जनमानस का साथ होने के बाद जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे उसके ऊपर में विजय प्राप्त कर रहे हैं, ये एक निरंतर इसके ऊपर में प्रयास हो रही है। और इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है इसके ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए। लॉकडाउन के कुछ मानक होते हैं, कुछ नियम होते हैं, निश्चित तौर पर उसका पालन होते रहना चाहिए, लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ तक तो सही है। लेकिन लॉकडाउन को इस तरह से पालन कराया जाए जहाँ पे आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी के आप अगर लाठी मारते हैं उससे मौत हो जाती है, अगर आप इस तरह की अफसरशाही करके आप लॉकडाउन का पालन करते हैं तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं। जहां तक बात है, पालन होना चाहिए हर एक मानक को उसके अंदर में। देखिए, आप एक चीज बता दीजिए, यही पुलिस वाले हैं, यही अफसर हैं जो कभी फूल दे करके किसी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो अगर उसको देखते हैं जो कि माला पहना करके स्वागत किया जाता है, कभी देखते हैं जो कि मिठाई दिला करके उनको अवॉइड किया जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये भी एक तरह से हथियार ही है लॉकडाउन को पालन करवाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप किसी का मोबाइल तोड़ दें। देखिए, शासन किसी का भी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, जो शासन कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, पालन करवाइए, अनुपालन करवाइए, लेकिन इस तरह से पालन नहीं होता। इसके दूसरे पहलू भी हैं, आप उस चीज को देखिए, कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। हमारा जो संविधान है बिल्कुल समभाव का है। ये नहीं है जो कि आप भाई किसी को आप थप्पड़ मार दिया आपने, किसी को डंडे मार दिए, किसी को गोली मार दिया आपने, इस तरह से अनुपालन नहीं होता है। ठीक है, आप अनुपालन करवाइए, लेकिन मैंने पहले ही बोला है जो कि आप किसी का आपने देखा होगा, यही अफसर, यही पुलिस वाले कभी फूल दे करके करते हैं, कभी मिठाई दे करके करते हैं। तो ये तरीका अपनाना चाहिए, न कि लाठी और डंडे बजा करके। ये देखिए, ये एक गलत दिशा की तरफ जाता है। ये कोई भी चीज ये गलत दिशा की ओर जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि संयम बरतने की बेहद इस वक्त जरूरत है। अगर संयम नहीं बरता गया तो इसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपके पास लौटूंगा। शिबली मंजूर साहब हमारे साथ लीडर कांग्रेस से जुड़ गए हैं। शिबली मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं आपको। शिबली मंजूर साहब, कई सारी तस्वीरें हम जी सलाम पर दिखा रहे हैं और आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी कि कोई कलेक्टर साहिबा है या कलेक्टर साहब है या एसडीएम है या एडीएम है, वो जाते हैं धनधनाते हुए, किसी की शादी को रोक देते हैं, वहाँ पर पंडित जी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी एक सब्जी बेचने वाले को लाठी से मार देते हैं, उसकी मौत, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें कई तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती है, किसी का मोबाइल तोड़ दिया जाता है। तो मेरी जो एक सवाल है आज जी सलाम का, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की कार्रवाई ज़रूरी है या थप्पड़ मारने से कोरोना कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, बहुत पहले शुक्रिया अदा करूंगा आपका और जी सलाम की पूरी टीम का कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने आज इस डिबेट का आयोजन किया है। मिश्रा जी की बात मैं गौर से सुन रहा था, मैंने पहले भी डिबेट में कहा मिश्रा जी की बात मैं सुनता हूँ और बड़े मुझे समझदार व्यक्ति लगते हैं, अच्छी बातें करते हैं जी। तो अच्छी बात कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हो रहा है लॉकडाउन के पालन ना करने के कारण लोगों की ब्रुटैलिटी से पिटाई हो रही है। कहीं ऐसे भी यूपी में उन्नाव में केस हुए जहां पे एक सब्जी वाले को इतना पीटा पुलिस वालों ने कि उसकी मृत्यु हो गई जी। कहीं से कलेक्टर द्वारा मोबाइल तोड़े जाने की सूचना आ रही है, कहीं से पीट के लोगों की पीठ सुझा देने की सूचना आ रही है। तो मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि हम लोगों को बतौर एक देश, बतौर एक समाज
बतौर एक सिस्टम हमारी आवश्यकता ये है कि हम न्याय संगत बने जी, और हर व्यक्ति, चाहे वो एक आम आदमी हो, मजदूर हो या कोई अफसर हो, वो अपने आप को इस सांचे में ढाले कि इस देश में संविधान का राज है, दंड पालिका का राज है, दंड संविधान है, उसको मानते हुए जो रूल्स के तहत, जो कानून के तहत अपने आप को चलाए। ये माइट इज राइट वाला जो अपना एक मानसिकता बनी हुई है लोगों की, वो ना हो। कहीं पे पता चला पुलिस वाले ज्यादा है, माइट में है, तो कानून को धता बताते हुए, कानून का पालन ना करते हुए बुरी तरह पिटाई कर देते हैं लोगों की। कहीं पे पता चला लोगों की भीड़ ज्यादा है तो वो पुलिस वालों की अनसुनी कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को बतौर एक समाज के, बतौर एक देश के, हम लोगों को अपने आप को न्याय संगत बनाना होगा, तर्क संगत बनाना होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो मैं समझता हूँ शासन प्रशासन के स्तर पे जो कमी आती है, वो जागरूकता की कमी है। जी। आप देखेंगे अगर अभी अधिनियम के तहत जो लॉकडाउन लगाया गया है, शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने फैसला लिया है, तो लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। कोरोना से मरने वाली जो तादाद है, जो जान जाने का जो मसला है लोगों का, देश की बड़ी आबादी इससे इन्फ्लुएंस है, उसमें कमी आए और हम कोरोना पे कंट्रोल कर सकें। ये बहुत अच्छा पहल है और देश की मजबूरी है कि हम लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है और उसको पालन भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रोज कमा के अपना पेट पालता है, अपने बच्चों का पेट पालता है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी रोजमर्रा की चीजें रोज खरीदता है। एक बहुत बड़ा ऐसा कंज्यूमर गुड्स है, दूध है, ब्रेड है, अंडा है, जिसकी रोज हम लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक है सर। इसके बहुत तरह की ऐसी इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है लोगों की, जिसके तहत उनको सड़क देखना पड़ता है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ, उसको सुनिएगा ध्यान से। तो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उनके साथ क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? पहली दफा पकड़े गए तो क्या किया जाएगा, दूसरी दफा पकड़े गए तो क्या किया जाएगा? इसकी जागरूकता फैलाना लोगों में जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि आप भी बेदारी की बात कर रहे हैं, आप भी जागरूकता की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीडी नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जज हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है जी इस्लाम की इस डिबेट में। और आज के मुद्दे में हम दरअसल चर्चा ये कर रहे हैं कि क्या थप्पड़ मारने से, क्या किसी की पिटाई करने से कोरोना के ऊपर हम काबू पा लेंगे? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पर भी आई हैं और तमाम मीडिया के अंदर ये खबर आई हुई है कि किसी शख्स को कोई दुकान बंद कर रहा है, कोई बेचारा मजदूर है, वो अपने सब्जी की कुछ दुकान पर जा रहा है, तो या फिर कोई किसी ज़रूरी काम से जा रहा है, उसके साथ इस तरह का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, वो कहाँ तक जायज़ है और उसके लिए कानून क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि यह है सबसे बड़ी कि जो ब्रिटिश लेगेसी में हमको मिला, जो अफसरशाही, उससे लोग अभी बदले नहीं है। दरअसल लोगों के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है। आईपीसी डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट, समाज के सेवक। ये फीलिंग होनी चाहिए और वो फीलिंग बिल्कुल नहीं है। इस तरह के जो अथॉरिटेटिव तरीका है, मारपीट, बिल्कुल गलत है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं फोर्स का, तो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट को फोर्स तब अप्लाई करना चाहिए जब उसको किसी चीज को कंट्रोल करना हो, माप को कंट्रोल करना हो, या कोई शख्स कानून का वायलेशन कर रहा हो। अगर कोई आदमी सड़क पर निकला है, वो जा रहा है, वो अपना फोन दिखा रहा है, डीएम साहब उसके ऊपर थप्पड़ मारते, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तारीफ करूंगा चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ की, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और उनको सस्पेंड किया। इसी तरह की एक्शन की जरूरत है। हमने देखा यूपी के अंदर, बताइए, एक आदमी को, फलवाले को, 17 साल के लड़के को मार दिया पुलिस वालों ने। उन पर ट्रायल होना चाहिए, मर्डर ट्रायल चलना चाहिए। ये जो तरीका है, ये खुली छूट मिल जाना ब्यूरोक्रेसी को, खासकर कोरोना में बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जो है बेलगाम हो गई है। लोगों को जरूरत है कंपैशन की, सिंपैथी की। हर जगह लोग मर रहे हैं, कितने ज्यादा लोग हम खो चुके हैं, कितने लोग बीमार हैं। ये मुझे ताज्जुब है, ये फीलिंग क्यों नहीं आई? इसके लिए एक ट्रेनिंग कोर्स चलना चाहिए पुलिस का और ब्यूरोक्रेसी का। आइंदा हमारी सरकार को चलाना चाहिए, मेरा ये कहना है। इट्स एन ऑफेंस, नो डाउट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट लाइट हार्ट कॉज कर सकता है, यकीनन हमारे आईपीसी में दिया हुआ है, उसके खिलाफ कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन वो शर्त ये है
कि जरूरत है किसी कानून का निफाज करने के लिए, 144 में ये कंट्रोल करने के लिए। मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में तो एक खातून के थप्पड़ मार दिया, बताइए, पुलिस वाले ने, फिर खातून ने उसके मार दिया। तो ये हालत है, ये बिल्कुल लॉलेसनेस है और बिल्कुल गलत है। हम इसको स्ट्रॉन्ग वर्ड से कंडेम करते हैं, ठीक है सभी लोग जो हो रहे हैं। जी ओके सर, मैं आपके पास आऊंगा। रेहान नईम साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, आप हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़े हैं, लेकिन अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो आपसे भी यही सवाल है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है सामने। शाहजहांपुर की तस्वीर हमने देखी है, प्रयागराज की तस्वीर हमने देखी है, अगरतला की हमने देखी थी, वहीं से मामले कई बार स्टार्ट हो गए थे, और अलग अलग जगहों के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको देखकर एक बात समझ में आ रही है कि जो कि अभी बीडी सर ने भी कहा है कि अफसरशाही जो है एक तरीके से हावी हो रही है, उसके पीछे क्या वजूहात समझते हैं आप? जब लीडरशिप कमजोर हो जाती है तो ब्यूरोक्रेसी उसे कंट्रोल कर लेती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे लीडरशिप जो है उसके पास विजन नहीं, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी उसको कंट्रोल किए गए, और ब्यूरोक्रेसी समझ चुकी है कि लीडरशिप में दम नहीं। और मारने का राइट तो किसी को नहीं है जी, मारने का राइट पुलिस को भी नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट को भी नहीं है। और बड़ी अच्छी बात तो ये भी नकवी साहब ने कि पब्लिक सर्वेंट होता है और वो पब्लिक को सही रास्ता बताने के लिए, उसकी मदद करने के लिए होता है, ना कि उस पर अपनी ताकत दिखाने की जी। और कोरोना, जहाँ तक ये मैं जानता हूँ या मैंने जो कुछ देखा है, कोरोना न थप्पड़ से रुकेगा न लाठी से रुकेगा। कोरोना के लिए वैक्सीनेशन की पॉलिसी होनी चाहिए, जो वैक्सीनेशन होगा तभी कोरोना रुकेगा। और गवर्नमेंट को ये तय करना पड़ेगा कि हम, कोई आदमी देखिए अपनी खुशी से घर के बाहर नहीं निकलता इस पेंडेमिक में, मजबूरियां लेके बाहर निकल जाती है, और उस मजबूरियों को बगैर जाने बगैर समझे पुलिस वाले अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं या अधिकारी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। बहुत शर्म की बात है जी। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग तो कहते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और वो ऑफिसर्स पे क्योंकि कार्रवाई नहीं होती उसके बाद। आप मुझे बताइए, उन्नाव की बात, उन्नाव में एक बच्चे को मार दिया, जो घर में एक आदमी का जो पालने के लिए पूरा परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, वो मर गया। कितनी मुश्किल से, कितने हंगामे के बाद FIR लिखी गई, उसका ट्रायल क्या होगा, क्या उसको रिजल्ट आएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा जी। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कोरोना के लिए इनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कि ना तो हॉस्पिटल्स में इंतजाम है, ना वैक्सीनेशन के इंतजाम है। कितनी जगह पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं, क्यों वैक्सीनेशन हो सकती। ये इस तरह की कमियां जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। और आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए लॉकडाउन कर देना ही कोई सोल्यूशन नहीं होता जी। जो आदमी घर में है, जो सुबह से शाम तक मजदूरी करे कमाता है, उसके खाने का भी तो इंतजाम करना चाहिए सरकार को। जिम्मेदारी सरकार की या उन ऑफिसर्स की है कि भाई नगर निगम किचन चलाए या SDA या डेवलपमेंट अथॉरिटीज किचन चलाएं, तो उनको खाना मुहैया कराएं, तो पैसे नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, इस तरह की बहुत सी दिक्कतें हैं जिसको कंसीडर गवर्नमेंट को करना चाहिए, तभी जाके इनसे कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा और हल निकल पाएगा। ठीक है सर, आपने बात रखी अपनी। RK मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा और आपसे भी समझना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरीके से सर ने बताया है, और हमने भी देखा है मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर भी, कि एक तरीके से एक नज़ीर पेश की है और फ़ौरन कार्रवाई के जो अहकाम है वो जारी कर दिए गए हैं। क्या उम्मीद की जाए कि बाकी रियासतों के, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर भी इस तरह के जो है अहकाम जारी किए जाएंगे, उन जो अफसरान हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उनको, क्योंकि देखिएगा जब कोई IAS की पढ़ाई पढ़कर जाता है या फिर IPS बनता है तो उनको एक सब्जेक्ट ये भी होता है कि कम से कम उनको अपना बिहेवियर दिखाना होता है कि भाई आप पब्लिक के सर्वेंट है, आपको जो है अपना जो व्यवहार है वो सही करके रखना है। बावजूद इसके ये क्या एक लगातार जो काम करने की वजह से ये मेंटली प्रेशर की वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा है जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया बहुत ही काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस चीज को मतलब जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। देखिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, जहां तक अभी समाजवादी पार्टी के हमारे रेहान साहब अभी कह रहे थे, जो कि ये सरकार की फेल्योरनेस की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे किसी भी प्रदेश में किसी का भी शासन हो, वो ये नहीं कहता है किसी अफसर को जो भाई आप किसी तरह का कानून को पालन करवाने के लिए आप डंडे उठाइए और गोली चलाइए। ये ऐसा कोई सरकार नहीं कह सकता। ये संवेदन ही नहीं होगा तभी जा करके ऐसा होता है। देखिए, मानवीय संवेदनाओं का समय है। जिस तरह से कोरोना में हम सब ने अपने एक न एक रिश्तेदारों को, अपने एक न एक बंधु को, बांधव को, मित्रों को खोया है, इसमें कोई दो मत नहीं। जो कि अभी हम लोगों को उस मानवीय जो संवेदना है उसको बढ़ाने की जरूरत है, वो बिल्कुल संवेदना को दिखाने की जरूरत है। कानून अपने तरीके पर है, ठीक है, कानून पालन करने के लिए आप ठोस कदम उठाइए, लेकिन इस तरह का
कोई स्टेप उठाएं जो किसी को डंडे और लाठी से मारे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसको फुली कंडेम करता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, सरकार किसी का भी हो, किसी का भी शासन हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सरकार ये नहीं कहती। आज मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने थोड़ी कहा था जो कि भाई आप इस तरह से आप थप्पड़ मारिए, बिल्कुल किसी का मोबाइल तोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं कहा होगा। सही बात। लेकिन उसने किया, अगर किया तो उसके ऊपर में एक्शन हुआ, तो बड़े काबिले तारीफ की बात है। उसी तरह से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, वहां पर भी सरकार ने पूरी तरह से उस चीज को उठाया, उसके ऊपर में एक्शन उठाया। जो एक व्यक्ति को पीट करके पीटा जा रहा था, किसी पुलिस वालों के थ्रू पीटा जा रहा था, वहां पर भी एक्शन हुआ। तो जो सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं शासन किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सरकार ये नहीं कहती जो आप पालन करने के लिए इस तरह का आप स्टेप उठाएं, इस तरह का कदम। देखिए संविधान में हमारे जज साहब जो बैठे हुए थे, निश्चित तौर पर उन्होंने जो सेक्शन बताए हैं उसमें पूरी तरह से क्या है जो अनुपालन करवाने के लिए आपको और भी तरीके हैं। मैंने आपको क्या बताया था, डिबेट शुरू होने से पहले ही बताया था, अनुपालन करवाने के लिए जागरूकता की जहां तक जरूरत है तो कोई फूल दे करके भी जागरूक कर रहा है, कोई मिठाई दे करके जागरूक कर रहा है, कोई फूल माला पहना करके जागरूक कर रहा है, और एक जागरूकता आप ये दिखा रहे हैं। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई भी ऑफिसर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, एडीएम हो, डीएम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह की संवेदनाएं, जो अभी मानवीय संवेदनाओं को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर में आप एक समझ सकते हैं, एक परिवार को चलाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, कम से कम उसके अगर एक व्यक्ति, एक परिवार के अगर 4 सदस्य हैं तो उसके ऊपर में क्या भी बीत रही होगी, निश्चित तौर पर इस चीज को समझने की जरूरत है। और इस तरह से आप फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, सड़कों के ऊपर में डंडे चलाएंगे, इसको मैं फुली कंडेम करता हूं, और मैं कह रहा हूं इसकी बिल्कुल वो क्षमा योग्य नहीं है। ठीक है, क्षमा योग्य ये नहीं है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अपने अपनी जहां पर उन लोगों की सरकारें हैं वो वहां पर भी जाकर उन लोगों से अपील की जाए कि देखिएगा जितने भी लोग हैं इस वक्त जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाए। हैदराबाद की जो हमने तस्वीरें देखी थी वो वाकई में काफ़ी सुकून देने वाली है कि वहाँ पर बच्चों को खाना नहीं मिला था तो वहाँ की पुलिस के लोगों ने बच्चों को खाना तक मुहैया कराया है। तो इस तरह के अगर नज़ीर पेश करेंगे, मिसाल पेश करेंगे तो शायद लोगों के दिल से जो है एक खौफ जो है वो निकलेगा और जाहिर तौर पर वो खुद भी इसकी जो है पासदारी करते हुए नजर आएंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्द हाजिर होंगे। इस्तकबाल आपका। ब्रेक के बाद लगातार हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या थप्पड़ से कोरोना कंट्रोल होगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ शिवली मंजूर साहब भी जुड़े हुए हैं, आर.के. मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, रेहान नईम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बी.डी. नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम खास मेहमानों का एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। नकवी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, कि जो आपने बताया है कि किस तरीके से जो हमारे जितने भी अफसरान हैं उनको क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्या जिम्मेदारियां, क्या उनके ऊपर बोझ बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा तकरीबन वक्त हो गया है कोरोना को लेकर, दूसरा साल जी चल रहा है, और इससे पहले भी तमाम तरह के जो CA NRC वाले मामले हुए हैं या फिर और मामले हुए हैं। क्या वो तमाम मामले इस तरह के इंसान को जो है झकझोर कर रख देते हैं या फिर जो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में इस तरह के चेंजेस आने शुरू हो गए हैं? में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लोगों के नॉलेज के लिए जरूरी है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है
व्यक्ति का, हर इंसान अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ड्यूटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, जो वो काम कर रहा है उस ड्यूटी को अंजाम दे अच्छी तरह से। देखिए ये तो ना तो एरिस्टोक्रेसी में होता है, ना ये किंगशिप में होता है, ना ये किसी और सिस्टम में होता है दुनिया के। इसी में ये बड़ा जरूरी है कि समझना कि हमारी ड्यूटी क्या है। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी समझे, डॉक्टर अपनी ड्यूटी समझे, जज अपनी ड्यूटी समझे। तो ये जो ड्यूटी कॉन्शियसनेस है ये बहुत जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम है लोग राइट कॉन्शियस है कि मुझे इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, मेरी पेंशन ये होनी चाहिए। अरे भाई आप क्या काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपकी सिंसियरिटी क्या है। और खासकर देखिए हम हिस्ट्री के वर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं। कोरोना एक ऐसा फेज है जो 100-200 साल में आता है, इस तरह का जो पेंडेमिक है। इसमें हमारी ड्यूटी और बढ़ जाती है, हमारी ड्यूटी समाज के लिए और बढ़ जाती है, हमारा फर्ज और बढ़ जाता है। हम उसको कितनी अच्छी तरह अंजाम देते हैं। हमने देखा कि डॉक्टर्स ने जाने दे दी अपनी, और पैरामेडिक्स के लोगों ने अपनी जाने दे दी। दे आर दी ट्रू वॉरियर्स। देखिए उसके अंदर कहीं कहीं कमी जरूर हुई, लेकिन उस लड़ाई को लड़ा गया, लड़ा जा रहा है और अभी लड़ा जाएगा। तो ये लड़ाई जो है ये बहुत सिंसियरिटी की जरूरत है कि जिन लोगों के पास पैसा हो वो अपने गरीबों को मदद करें, जिसको ऑक्सीजन है उनकी जरूरत हो उनको ऑक्सीजन दें। तो ये जो चीज है पूरे समाज को एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए कि उसको चाहिए कि वो समझे कि उसकी ड्यूटीज क्या है, वो कितना काम कर सकता है। और हम सरकार पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सरकार का एक लिमिटेड स्कोप है। अब आप देखिए हमारे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, इतना ज्यादा हॉस्पिटल प्राइवेटाइज हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं गरीब लोगों से, लाखों में बिल बना देते हैं। लखनऊ के अंदर 3 हॉस्पिटल के खिलाफ FIR हो रही है जिन्होंने लाखों वसूल कर लिए। तो ये जो समाज का एक तबका है हमारे यहाँ, जो बिजनेस क्लास है, वो फ्लीसिंग में बिलीव करता है। इस अपॉर्चुनिटी को जिसको कहा गया कि साहब आपदा एक अवसर है, ये जो बात कही गई ये इस पर लोग अमल कर रहे हैं। तो मेरे कहना ये है आपके चैनल के जरिए कि मैं लोगों से ये कहूँ, ये अपील करूँ कि भाई लिल्लाह कम से कम इस दौर में तो इंसानियत की तरफ बढ़िए। और देखिए ह्यूमैनिटी बचाएगी दूसरों को और इम्यूनिटी बचाएगी आपकी अपनी आप को। तो हमें ह्यूमैनिटी और इम्यूनिटी दोनों के स्ट्रांग करना है। अगर हम इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देंगे तो हम लोगों के काम आ पाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पैनल में बहुत अच्छे लोग हैं और सबने बड़ी अच्छी बात करी। सबने मिस्टर रायन नईम है, मिस्टर हाकिम मिश्रा हैं और सब लोगों ने बात करी पॉजिटिव। हम लोग कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अ ड्यूटी एंड द राइट्स एंड ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। तो हमारी कोशिश ये होगी हम सब लोग काम करें, हम लोग मदद करें, जो भी हम कर सकते हैं, जो हमारी बिसात में है वो हम करें, पैसे से, वक्त से, जो भी हम कर सकते हैं। मैं तो कोविड सर्वाइवर हूँ, मैं कोविड हमें हो चुका था, मैं ठीक हो चुका हूँ। तो हम जानते हैं कि भाई इसके अंदर क्या तकलीफ होती है और आदमी किस मेंटल स्टेट से गुजरता है। तो आई विश के लोगों के अंदर एक नई फीलिंग आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी और नया डायरेक्शन आएगा काम करने। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है और वाकई में ये काबिल तारीफ मतलब एक कोशिश होनी चाहिए लोगों की कि लोग जो है एक दूसरे का साथ जो है बिल्कुल भी ना छोड़े और अगर किसी को कोई तकलीफ परेशानी है तो उनका साथ दे। शिवली मंजूर साहब, मैं भी आपसे समझना चाहूँगा, देखिएगा इस वक्त सियासत कोई नहीं कर रहा है और खुद RK मिश्रा जी जो है छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई दे रहे हैं, खासतौर पर रमन सिंह सरकार को, कि उन्होंने वाकई में वक्त रहते काबिल तारीफ काम किया है और वो भी नहीं चाहते और कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उनका अफसरान कुछ इस तरह की हरकतों को अंजाम दे। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ लूप होल्स हो जाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमने अगरतला के अंदर देखा था कि वो शादी के अंदर जाते हैं डीएम साहब और फिर वहाँ जाकर जो है एक पंडित जी जो वहाँ पर फेरे दिलवाने के लिए आए हुए थे उनकी ही पिटाई कर देते हैं, उनको थप्पड़ जड़ देते हैं, उनके घर वालों के साथ जो है ऐसा सलूक करते हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उन लोगों को कम से कम इस बात का तो समझाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में वो इस चीज के लिए नजीर बने। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हम एक डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल है। और इस गवर्नमेंट के सिस्टम में जो अफसरशाही है, जो लोग चलाते हैं सिस्टम को, उन्हें हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। कभी आपने पब्लिक रूलर्स कहते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि अंग्रेज चले गए, जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन फ्यूडल स्ट्रक्चर काफी हद तक अपने समाज में बाकी रह गया। तो उसको खत्म करने की जरूरत है। पब्लिक सर्वेंट इस बात को समझें कि वो जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं है। कानून ने उनको कुछ ताकतें दी हैं, कुछ ताकत फराहम किए हैं, उनको कंपैशन के साथ, विवेक के साथ उसको इस्तेमाल करें। अब बात ये होती है, इसके लार्जर पिक्चर में देखने की जरूरत ये है कि अगर गलतियां हो रही हैं, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे जनता कर रही हो, चाहे अफसर कर रहे हो,
उसके बाद करेक्टिव एक्शन क्या लिया जाता है, सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, ये भी समझने की बात है। और हम सबको मिलकर तंबी करने की, उनको बोलने की, बताने की जरूरत भी है कि यहाँ पे एक्शन में कुछ कमी रह गई। जैसे छत्तीसगढ़ का वाकया अभी हुआ है, सब लोगों ने बहुत तारीफ भी की जी। उनका पीएम साहब का फॉरेन ट्रांसफर भी कर दिया गया, मोबाइल को नया दिलवाने की जो विक्टिम थे उनकी भी घोषणा की मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने जी। लेकिन इसी तर्क पे अगर हम यूपी में देखें तो आप समझिए, थप्पड़ मारना और मोबाइल तोड़ देना कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, लेकिन किसी की जान ले लेना, जो उन्नाव में केस हुआ है, एक नौजवान सब्जी फरोश था, सब्जी बेचने वाला, उसकी पीट के इस तरह से हत्या कर दी गई है। इसके ऊपर सही कह रहे थे नकवी साहब, रिटायर्ड जज, जिनकी बात मैं सुन रहा था, और बहुत अच्छी बात कही गई है कि बड़ों की सोबत में और आलिम याफ्ता लोगों की सोबत में रहने से काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनकी बात मैं सुन रहा था बड़े गौर से कि ऐसे लोगों पे क्रिमिनल ट्रायल चलना चाहिए, ट्रायल फॉर मर्डर चलना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही यूपी गवर्नमेंट। मिश्रा जी से कहूंगा कि आप भी अपनी आवाज उठाएं अपनी पार्टी में और योगी आदित्यनाथ जी से बोले कि एक मिसाल कायम करें। ये बहुत बड़ी घटना हो गई है उन्नाव की, आप समझिए। अब क्योंकि पूरे देश में कोरोना की ऐसी महामारी फैली हुई है कि लोगों का बहुत ध्यान उधर नहीं गया है, लेकिन अगर आप इसको इंसाफ के तराजू पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ी घटना हुई है और इसके जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर रिएक्शन लूंगा, लेकिन रेहान नईम साहब, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि एक्शन की बात कह रहे हैं शिबली मंजूर साहब, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक पहल करनी चाहिए और एक नज़ीर कायम करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो पहले भी ये बात कह चुका हूँ। मिश्रा जी ने जरूर कहा ये बात, मैं मिश्रा जी से कहूँगा कि भाई इस पर अगर कार्रवाई होती, या लखनऊ में 3 अस्पतालों में FIR हुई, वो क्यों नहीं सीज हो गए, उनके मालिकानों पे क्यों नहीं NSA लगा दी गई कि अगर वो कालाबाजारी कर रहे हैं या पैसा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं? वो खौफ या वो डर तो बैठे आदमी के ऊपर कि मैं अगर इस तरह की चीजें करूंगा, भाई बहुत से लोगों के अंदर इंसानियत मर गई है। उनको कैसे किया जाए जो हॉस्पिटल वाले पैसा ज्यादा चार्ज कर ले रहे हैं या जिन्होंने इस तरह की चीजों में हाथ है इनका। तो जब उन पे पुलिस को कार्रवाई करने की बात आती है तो वहाँ पुलिस का रवैया बदल जाता है। एक आम आदमी जो घर से निकला उसको 2 थप्पड़ मार देने में तो पुलिस अपने आप को बहुत ताकतवर समझती है जी। किसी सब्जी वाले को मारने में वो अपने आप को ताकतवर समझती है, लेकिन जो ये बड़े लोग बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड बिजनेसमैन या जो सो कॉल्ड जो एक बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने में क्यों पुलिस ढीली पड़ जाती है? क्यों उन पे कार्रवाई करने पे उसको सोचना पड़ता है? FIR हुई, FIR के बाद वो हॉस्पिटल क्यों नहीं सीज हो गए? क्यों नहीं उन पे NSA लगा दी उनके मालिकान पे या उस डॉक्टर्स पे जिन्होंने ज्यादा चार्ज कर रहे थे, जहाँ 1 लाख रुपए खर्च रहे थे वहाँ 5 लाख रुपए ले रहे थे, वहाँ क्यों नहीं उन पे NSA लगी? हम यही तो कह रहे हैं आपके बार बार कि देखिए कोई भी चीज गवर्नमेंट का इकबाल ऊपर से चलता है। जब ऊपर से कार्रवाइयां होती हैं तो नीचे लोग उसी हिसाब से काम करते हैं या उसी नजरिए पे काम करते हैं कि ऊपर वाला किस चीज से खुश होगा। और ये हकीकत बात है कि पेंडेमिक 1 साल से चल रहा है। सरकार को छोड़ दीजिए, ये आम लोगों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इंसानियत थी, जिसकी वजह से कि हिंदुस्तान में इतनी, हम लखनऊ में देख रहे हैं कि इतना लोग एक दूसरे के साथ करते रहे कि लोगों को एहसास नहीं होने पाया जी। सरकार ने क्या किया है तो सरकार के लोग जानते हैं, सरकार जानती है। अभी हम यहाँ पे कोई बात करेंगे तो उसको लोग पॉलिटिकल ले लेंगे जी। आप मुझे बताइए, एक 13 महीने में क्या कोविड की वार्ड नहीं बन सकती थी? क्या ऑक्सीजन के प्लांट नहीं रख सकते थे? क्या इस तरह की चीजें जो हुई वो सारी चीजें आप मुझे बताइए, जिसके घर का आदमी मरता है उसको तकलीफ का अंदाजा होता है। बेशक लोगों ने रोडों पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जान दे दी। तो ये सारी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं है। हमें आपको देखिए, आप बहुत चीजें करेंगे, बहुत अच्छी चीजें। आज देखिए छत्तीसगढ़ का अगर अच्छा मुख्यमंत्री ने काम किया तो उसकी तारीफ तो कर रहे हैं बिल्कुल, और उसका एक मैसेज हो रहा है नीचे, जो अगला DM आएगा उस बात का ख्याल रखेगा कि हमें अब क्या करना है। हमारा कोई चीज गलत करेंगे तो हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा जी। वो नजीर यूपी गवर्नमेंट नहीं पेश करती, उसी वजह से चीजें बढ़ती रहती। ठीक है सर, इसी के ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं RK मिश्रा जी से। RK मिश्रा जी, नज़ीर तो कायम करनी होगी देखिएगा, क्योंकि यूपी के मामले कई सारे हो रहे हैं। उन्नाव का मामला हो गया, प्रयागराज का मामला हो गया, श्रावस्ती का मामला हो गया, तो मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर पहले ही उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया जाता, कोई कार्रवाई कर दी जाती, तो शायद इन मामलों में इजाफा ना होता। सावंत साहब, बिल्कुल ऐसा है, जो कि आपने देखा होगा, जो कि यूपी में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर एक मौके पर ऐसा नजीर पेश किया है। मैं आपको पीछे भी बहुत सारी ऐसी घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कि उन्होंने बहुत ऐसे जगहों पर उन्होंने नजीर पेश किया है, उदाहरण पेश किया है, जो कि और स्टेटों में नहीं मिला, वो यूपी में मिला। और निश्चित तौर पर उन्होंने जो अभी जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेप उठाए हैं, जहां तक हम तो ये कहते हैं, जो कि पब्लिक का छोड़िए, न्यायालय तक टिप्पणी कर रही है। अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है,
वहां पर जिस तरह से मौतें हुई है, 90,000 के आसपास मौतें हुई है वहां पे। और न्यायालय ने कहा है जो कि अगर देखना है, अगर उदाहरण लेनी है, तो आप यूपी गवर्नमेंट से आप उस चीज का उदाहरण ले लीजिए। और वहां पर जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है, इवन की गांव में जाकर के जिस तरह से टेस्टिंग हुई है, ट्रीटमेंट हुई है, जिस तरह से हुई है, हर एक जगहों पर उन्होंने नजीर पेश किया। ऐसा नहीं है जो कि गवर्नमेंट बहुत ही संवेदनशील है और हर एक मुद्दे के ऊपर में, चाहे अगर कोई कानून हाथ में लेता है, वहां पर भी आपने देखा होगा कि उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। निश्चित तौर पर अगर छत्तीसगढ़ सरकार ने इनिशिएट लिया है, मैं अभी भी कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, काबिले तारीफ काम हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही नजीर हर एक मुद्दे पर यूपी गवर्नमेंट ने भी पेश किया है और आगे भी अगर जिस तरह की घटनाएं अभी 2-4 हमने जिक्र किया है, उसके ऊपर भी एक्शन होगा। इसमें ऐसा नहीं है जो कि उसको आप ये कहेंगे जो कि सरकार नजरअंदाज कर देगी, बिल्कुल नहीं, नजरअंदाज नहीं करेगी। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं, जहां पर भी अगर हमारी सरकार है, वहां पर भी, चाहे वो कहीं पे भी किसी की भी सरकार हो, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को ये नहीं कभी भी कहेगी जो कि भाई आप कानून को हाथ में ले लीजिए। देखिए, ये जो लोकतंत्र है, ये जनता का जनता के लिए, ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है जी। इसीलिए हम इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर कोई भी अफसरान इस चीज को समझते हैं जो कि नहीं, मैं जनता का सेवक नहीं हूं, हमारे माननीय रिटायर्ड जज साहब ने भी बहुत जगह पर ऐसे कहा है, उन्होंने जो संवैधानिक तरीके से जो कुछ भी होता है उसको अनुपालन होना चाहिए, लेकिन इस तरह से अनुपालन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा वो ज्ञान रखते हैं इस संबंध में, जो संविधान के विषय होते हैं, और उसी के आधार पर उनको दंडित भी होना चाहिए। अगर दंड है, अगर ठीक है, आपने देखा जो कि ठीक है, अगर कोई लॉकडाउन का अनुपालन नहीं कर रहा है तो कान पकड़ के उठाइए बैठाइए, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन डंडा मार के किसी का सर फोड़ देना, मैं अभी भी कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इसको कोई बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता इस चीज को। ठीक है, इसीलिए मानवीय संवेदना को बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पे अभी मानवीय संवेदनाओं के साथ खड़े होने की जरूरत। बिल्कुल, ये पेंडेमिक का दौर है, ये महामारी का दौर है, और इसके अंदर लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा और इस महामारी को हराना होगा, और इसीलिए जो है एक दूसरे की जो है हौसला अफजाई करते रहना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। जी हाँ, इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। तो हमारी चर्चा लगातार जारी है और हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक कई सारे मामले आ गए हैं कि क्या थप्पड़ से कंट्रोल होगा कोरोना। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं और मैं इस वक्त रुख करना चाहूँगा BD नकवी साहब का, जो कि रिटायर्ड जज है। सर, आपने कई मरतबा ऐसा देखा होगा, क्योंकि आपके सामने इतना लंबा आपका तजुर्बा रहा है, आपके सामने इस तरह के कई सारे केसेस आए होंगे कि कोई अफसरान की इस तरह की जो बदसलूकी की खबरें आई होंगी, या फिर किसी के ऊपर जो पर्सनल अटैक है वो किए होंगे, या फिर अपनी कुर्सी के आड़ में कुछ और जो है जुल्म किसी के ऊपर किए होंगे। क्या ऐसे मामलों को किस नज़र से आप टैकल करते हैं, और क्या इसके अंदर जो कानून के अंदर प्रावधान है कि कितनी सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा।
आईपीसी के अंदर सारी प्रावधान है कि कौन अगर इस लाइट हर्ट कास्ट करेगा तो उसको साल भर तक की सजा या 6 महीने की सजा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, या फाइन से भी उसको हम दंडित कर सकते हैं, अदालत दंडित कर सकती है। तो मेरे तजुर्बे में ये आया कि जो मेरा 30 साल का तजुर्बा है कि मैंने क्या किया, इसका आकलन तो वहां की जनता करेगी मेरे बारे में कि मैंने कैसा काम किया। मैं अपने बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैंने जो देखा जिस तरह से हमारे फंक्शन होता है, एक जुडिशियल सिस्टम जो है जहां आदमी इंसाफ के लिए आता है, उसको हम ये मान लेते हैं कि जज जो है वो सिर्फ इंसाफ देगा, कोर्ट में जाकर इंसाफ मिलेगा। जज का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो पुलिस भी उसका एक पार्ट है और उसका एक एग्जीक्यूटिव मशीनरी भी उसका पार्ट है। जब सारे ऑर्गन सही काम करते हैं तब इंसाफ मिलता है। तब शर्त यह है कि FIR सही हो, फिर पुलिस रिपोर्ट सही हो और फिर जज के पास जाके उसकी सजा मिले। हर आईपीसी एक ऐसा कोड है जो रेटिवली, जो हर ऑफेंस की नेचर के हिसाब से उसमें सजा के प्रावधान है, और उसके बाद कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि उन कंडीशंस को देखे किन कंडीशंस में वो जुर्म हुआ या अपराध हुआ उसकी सजा दी जाए। हमारी यह प्रॉब्लम ये है कि पुलिस सिस्टम जो है ना उसका रिफॉर्म नहीं हुआ। इसमें बहुत सी रिपोर्ट सामने हैं। एक बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, उसके अंदर रिकमेंडेशन दी कि पुलिस को पॉलिटिकल बॉसेस से आजाद किया जाए। किस तरह आजाद किया जाए? अगर वो किसी अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसमें इंटरफेरेंस न हो। ये एक बड़ा मुश्किल काम है हिंदुस्तान के अंदर। रूलिंग पार्टी के लोग इंटरफेयर करते हैं। हमने देखा कि इतना इंटरफेयर करते हैं कि आपने कई मामले देखे होंगे हाथरस के, कई जगह के, जहां MLA साहब पहुंच गए और वहां दरोगा से मारपीट हो गई। अब ये देखिए, मैं एक एक्सटेंट मिसाल दे रहा हूँ, किसी फर्द को नहीं कह रहा, हमारे सिस्टम की जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। तो पुलिस आजाद कैसे हो, पुलिस अच्छी कैसे हो? अगर पुलिस अच्छी हो जाए तो काम बने। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मलेशिया बहुत 20-25 साल पहले गया था, तो मुझे मालूम ये चला कि जब कोई कंप्लेनेंट, कोई विक्टिम पहुंचता है थाने में तो फौरन उसको चाय या कोल्ड ड्रिंक ऑफर होता है ताकि उसका टेंशन कम हो, फिर उसकी FIR लिखी जाती है। हमारे यहाँ तो विक्टिम पहुंचता है तो थाने में थाने वाले किस तरह से ट्रीट करते हैं सबको मालूम है। तो हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म पर सबसे बड़े ज्यादा जोर देना होगा। उसके बाद और जो ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी पे पर कंट्रोल रहता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वहां भी रिफॉर्म की जरूरत है कि वहां अच्छे लोग सिलेक्ट हो, अच्छे लोग आए। और देखिए जो बीच में जो हमारी स्टाफ की मशीनरी है, अब देखिए 7th पे कमीशन में कितनी सैलरी हम लोग बढ़ गई। आई यूज्ड टू ड्रॉ 1800-2000 रुपए तनख्वाह थी, हमने सैलरी शुरू करी, आज हमें पेंशन 80-90 हजार मिलती है। अब आप ये बताइए, मैं कहना चाहूंगा सरकारी लोगों से कि भाई इतनी बड़ी तनख्वाह के मिलने के बाद हमें करप्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये अपील करूंगा लोगों से कि वो जो एक लालच है, जो लोग आज समाज में मेटलिस्टिक हो चुके हैं, पीपल हैव बिकम मेड फॉर मनी, ये जो चीज है ये कैसे कंट्रोल हो? ये जो दुनिया में एक लड़ाई चल रही है, एक हमारी सभ्यता है स्पिरिचुअल और वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो ये कहती है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये कहती है कि आगे बढ़ो, अपने मकसद को हासिल करो, चाहे तुम्हें किसी का भी जुल्म करना पड़े, किसी की ज्यादती करनी पड़े। हमारी सभ्यता ये कहती है कि हमें अपने पड़ोसी को, अपने गरीब रिश्तेदार को, अपने गरीब मजदूर साथी को, हमें कमजोर दोस्त को, सबको लेके आगे चलना है। तो ये कैसा समाज है, इसको हमें आगे बढ़ाना होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा लोगों से कि अपनी जिम्मेदारी को समझें और इस पैंडेमिक में हमदर्दी करें। अब एक नए चलन की जरूरत है जमाने को, अब एक नए चलन की जरूरत है जमाने को। मैं बिजलियों को नवा दूं तुमाशे आने को, हमें अपना अपना काम करना होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत आला आपने बात फरमाई है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और बताया भी है कि हमारा जो पुलिस निज़ाम है उसको एक तरीके से पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उसके जकड़न से आज़ाद कराने की ज़रूरत है। मैं आपसे समझना चाहूँगा शिवली मंजूर साहब कि क्या जो पार्टियां हैं उनका एक होल्ड होता है, जो सत्ताधारी रूलिंग पार्टियां होती है, क्या उनका रोल होता है इसके अंदर कि किस तरीके से जो पुलिस की जो पावर्स है उसका मिसयूज़ किया जाता है या फिर उसका एक दबदबा है उसको उसके ऊपर एक तरीके से एक प्रेशर होता है? देखिए, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अनुसार अफसरशाही जो है वो रिपोर्ट करती है लेजिस्लेशन को और उनसे ही सब कुछ तय होता है। जो प्रदेश के, देश के मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री होते हैं या जो विभाग है जिस विभाग को रिपोर्ट करते हैं, गृह मंत्री हों, किस तरह के जो भी स्ट्रक्चर है, तो एक इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम का बिल्कुल अफसरशाही के ऊपर रहता है। जैसा उनको मैंडेट होगा वैसा ही वो करेंगे। जैसे उनके पॉलिटिकल बॉसेस होंगे
वही सेम आइडियोलॉजी, वही सेम बिहेवियर नीचे डाउन द लाइन अफसरशाही में और डाउन द लाइन उनके नीचे उनके कर्मचारियों में, उनके स्टाफ में पर्कुलेट होता है। छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण अपने सामने आपने देखा कि फौरन त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएम का ट्रांसफर हुआ, उसको जो विक्टिम थे उसको मोबाइल नया देने की बात हुई। हालांकि बहुत छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत काबिल तारीफ एक जेस्चर होता है जी, जेस्चर होता है जो बहुत ही काबिल तारीफ जेस्चर है। उसी तरफ से मैं 2-4 सवाल अभी क्योंकि डिबेट खत्म होने वाला है, वक्त खत्म हो गया, 2-4 सवाल उठाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जिनका जी से अनुरोध करूंगा वो भी हमारी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करें कि इन चीजों इस तराजू पे जब हम यूपी के हालात को तौलते हैं या केंद्र सरकार के सिचुएशन को तौलते हैं तो बड़ा अफसोस सा होता है। अभी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वक्त जो है बहुत बुरा है, वक्त से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि यूपी में केंद्र सरकार जो है कोरोना से नहीं लड़ रही है, ज्यादा ध्यान उसका कोरोना से लड़ने वालों से लड़ने में है। यूपी में गंगा में लाशें बह रही थी, उसके ऊपर सबने चुप्पी साध रखी है। सोशल मीडिया पे आईटी सेल कुछ लॉजिक देकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, फिर कह रहा वो नाइजीरिया की तस्वीर है। एक थ्योरी आती है कि वो धोबी घाट है जहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, वो तो लाशें दफन है ही नहीं, जहाँ दफन लाशें दिख रही हैं। जिसने भी फेलियर हाईलाइट करने की कोशिश की, ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड ना हो। यूपी में आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ आके कहते हैं कि जिसने भी इस तरह की हरकत की, किसी फेलियर को हाईलाइट करने की कोशिश की, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ये बड़ी अफसोस की बात है। यूथ कांग्रेस के लोगों ने बहुत मेहनत की, अभी बहुत लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया। कई कांग्रेस नेताओं के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई। तो आपने सही कहा है कि राजनीति का दखल होता है, अफसरशाही में सरकार का दखल होता है। तो मैं अनुरोध करूंगा समस्त सरकारों से, केंद्र सरकार से, राज्य की सरकार से, जो कंपैशनेट बने। इस वक्त कंपैशन दिखाने की जरूरत है, संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है और वही संवेदनशीलता पूरे सिस्टम में फिर दिखे। एक बात मैं बहुत खास तौर से रिपीट करना चाहूंगा, नकवी साहब की बहुत अच्छी लगी मुझे वो बात, मैंने लिखी है बात, इसको मैं इस्तेमाल भी करूंगा आगे अपने आने वाली बातों में। इम्यूनिटी वर्सेस ह्यूमैनिटी का खेल है। हमें अपने बाहर से लड़ना है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और इम्यूनिटी को बचाने के लिए अपने आप से लड़ना है। तो ह्यूमैनिटी को बचाने का वक्त है, कंपैशनेट बनने का वक्त है और संवेदनशील बन करके अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए इस स्थिति से बाहर निकलने का वक्त। जी, बहुत अहम बात आपने कही है और ये सब बात जो है हमारे इस वक्त नाज़रीन में सुन रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी, मैं भी यही चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा बताएं इसके बारे में कि किस तरह से नज़ीर कायम की जाएगी। यूपी की बात हम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हमें मध्य प्रदेश को नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर कब तक कार्रवाई होगी? क्योंकि चलो ठीक है, अगर यूपी के अंदर कार्रवाई की बात कही जा रही है, यूपी में कार्रवाई हो जाएगी, मध्य प्रदेश के अंदर भी नज़ीर कायम करनी होगी क्योंकि देखिएगा ज़्यादातर रियासतों के अंदर आपकी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। निश्चित तौर पर देखिए ऐसा है, अभी जैसे कह रहे थे इम्यूनिटी बढ़ाते हुए ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, नकवी साहब ने भी कहा, शिवली मंजूर साहब ने भी कहा, सबने कहा है। और ऐसे ही अभी संवेदनाओं को बढ़ाने की जरूरत है, जो अभी जरूरत है उस चीज के ऊपर में ध्यान देते हैं। जहां तक लाश की बात है, शिवली मंजूर साहब ने उठाया इस चीज को, मैं उनके प्रश्न को बिल्कुल आत्मसात करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा मात्र स्पष्ट शब्दों में, जो किसी सरकार या व्यवस्था ने इस तरह से नहीं कहा होगा जो कि आप लाश को या डेड बॉडी को आप गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। ये किसी ने व्यवस्था ने नहीं कहा होगा, किसी सरकार ने नहीं कहा होगा। लेकिन उसके पीछे जो रीजन है, उसके पीछे जो कारण है, हमें उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। आखिर ये वजह क्या है, कहां से ऐसी हुई बातें जो नहीं होना चाहिए, ये मानवीय संवेदनाओं को यहीं पर बढ़ाने की जरूरत है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, इससे पहले भी 10-15 दिन पहले हमने एक दो डिबेट में भी इस तरह की बातें आई थी, जो कि हमने उसके ऊपर डिबेट भी किया था। जो कुछ पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को कुछ राशन पानी लाने के लिए जा रहा था, तो उसको उठा के पीटना चालू कर दिया उस चीज को, क्योंकि लॉकडाउन का समय था। बिल्कुल वहां पर एमपी की सरकार ने उस चीज के ऊपर में एक्शन लिया और वो पुलिस वाले सस्पेंड हुए। इसी तरह से जो संवेदनाएं हैं, जो राज्य सरकार का जो अपना काम है, उसको भी समझने की जरूरत है। संवैधानिक तरीके से अपने अफसरों को उसके जो गाइडलाइन है उसको पालन करवाने की जरूरत है। ये नहीं है जो कि सरकार किसी का भी हो, कानून अपने हाथ में लेने की कहीं पे भी आवश्यकता नहीं है। आप फूल लेकर के, माला दे करके, मिठाई खिला करके उसको अनुपालन करवाइए, अवेयरनेस करवाइए, जागरूकता फैलाइए, लेकिन ये डंडे और लाठी लेकर के करवाने की कहीं पे भी जरूरत नहीं। और अगर इस तरह की अगर कहीं पे भी घटनाएं होती है तो क्विक एक्शन लेने की जरूरत है और उसके ऊपर में बिल्कुल एक उदाहरण जब कम से कम पेश हो। आज देख लीजिए, भारत देश में 90% जो रिकवरी है ये सबके सहयोग से हुआ है। किसी एक सरकार
की वजह से नहीं होता। ये मैं कह रहा हूँ जनमानस के सहयोग से हुआ है। पार्टी वहां पर किसी की भी रही हो, कहीं पे भी हो, वो कहने का शासन किसी का भी हो, लेकिन जनमानस के सहयोग के बिना आप 90+% आप अगर रिकवरी अगर कर रहे हैं इतने 136 करोड़ जनता वाले भारत जैसे देशों में, तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आज आपने नजीर पेश किया है, आज आपने उदाहरण पेश किया है, जो कम से कम 90% इतनी जो 2-3 महीने की जो हम लोगों ने वो कोरोना जंपिंग देखा था, जो संक्रमण का दर देखा था, जो 4.25 लाख हो गया था, आज 2.25 लाख पे हम लोग खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर सबके सहयोग से हुआ है। ये नहीं है जो किसी अफसर ने कर ऐसा किया वो ऐसा किया, नहीं। डॉक्टरों का, हेल्थ वर्करों का, फ्रंटलाइन वर्करों का, जनमानस का, जनता का, हर एक पार्टियों का, सबका सहयोग रहा और सहयोग के बाद हमने ये 90% रिकवरी, जहां पे हम लोग 100% रिकवरी की बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हम रिकवरी जो है जरूर हम लोगों को हो जाएगी हासिल। और रेहान नईम साहब, आपसे भी इस पर मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ से जब सत्ता में थी, क्या कुछ इस तरह का दबाव हुआ करता था पुलिस प्रशासन के ऊपर या फिर कोई पुलिस इंतजामिया के ऊपर? मैं पहले 2 बातों का, एक मिश्रा जी ने कहा है, कोई महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी से सीखे, यूपी के सीएम से सीखे। मैं कहता हूँ महाराष्ट्र को जा रहे हैं मिश्रा जी, प्रयागराज में हाईकोर्ट ने कहा कि राम भरोसे चल रहा है यूपी का स्ट्रक्चर, हेल्थ का स्ट्रक्चर, ना टेस्टिंग है ना दवा है, ये हाईकोर्ट ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि दबाव अपनी जगह है, लेकिन विजन होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट है कि विजन नहीं है। आप मुझे, मेरी शिकायत इस बात की नहीं कि अब जो लोग मर रहे हैं, ये कहने कार्रवाई होती है। बैकुंठ धाम पर चिताएं जलती थी, एक वीडियो वायरल हुआ, तो वीडियो वायरल होने के बाद आदमी कार्रवाई ये करता है कि वहाँ पे अच्छा इंतजाम हो, जो चिताएं जल रही तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे जो लोग लकड़ी ज्यादा बेच रहे तो उस पर कार्रवाई हो। इसकी जगह उसको पूरे एरिया को कवर करा दिया, उस पर शीटें लगवा दी, कोई देखना। ये क्या मतलब, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? किससे छुपाना चाहते हैं? जो मर रहे हैं लोग, उनके आंकड़े को आप छुपाना चाहते हैं। एक लिस्ट आती है 1621, 1700 शिक्षक मर गए, मंत्री खड़े हुए कहते हैं कि साहब 3 शिक्षक मरे। ये मतलब, ये क्या मतलब है? आप क्या चीज बताना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उस पर कार्रवाई कर देंगे, उसकी संपत्ति जब्त कर देंगे, उस पर मुकदमा लिखवा देंगे, उसको हैरेसमेंट शुरू कर देंगे। कितने पत्रकारों पर FIR हो गई, कितने पत्रकारों को हैरेस किया गया? तो मेरा मतलब कहने का कि ये तरीका, देखिए, सरकार का दबाव होता है, पॉलिटिकल लोगों का दखल होता है, ये मैं मानता हूँ, इससे कोई मुझे कहने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी लीड कर रहा होता है उसमें विजन इंपॉर्टेंट होता है। मेरी नाराजगी इस बात की कि भाई, एक पिछले साल मार्च में कोरोना आया, इस साल अप्रैल में सेकंड वेव आई, हमारी तैयारी क्या थी? क्यों ऑक्सीजन की वजह से लोग मर गए? क्यों नहीं टेंडर हुए? क्यों नहीं पहले से? ठीक है, यानी कि आपके कई सारे सवाल उठा रहे हैं और इसके ऊपर क्योंकि चर्चा के लिए थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है, तो एक नजर खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूँ, जैसे इतनी चीजें ऑलरेडी हमारी सरकार में, कितनी चीजें हमारे, हम कहते हैं भाई कैंसर इंस्टीट्यूट का क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने? क्यों नहीं उसको कोविड सेंटर बना दिया? वहाँ पे आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ठीक है, ये पॉलिटिकल चीजों, पॉलिटिकल सोच, पॉलिटिकल कंपल्शन इस तरह की चीजों में नहीं होना चाहिए जब पेंडेमिक फैला हुआ हो। ठीक है सर। भाई आप मुझे बताइए ना, कितने हॉस्पिटल आपके चीफ मिनिस्टर जाते हैं, बरेली में लैंड करते हैं, वो क्या आते हैं, दूसरे दिन ताला लटकता हुआ नजर आता है। ठीक है सर, ये रियलिटी आप अगर अपोजिशन में है तो आप लोगों को दिखानी होगी। अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको एक विपक्ष के तौर पर आपको ये चीज़ें दिखानी होगी ताकि सरकार के संज्ञान में ये बात आए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रेहान नईम साहब हमसे बातचीत के लिए। शिवली मंजूर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और RK मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और BD नकवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, और हमारे नाजरीन को ये बताने के लिए कि इस वक्त कोरोना महामारी है और वबा के इस दौर में सभी के ताउन की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि जो अफसरान होते हैं, जो पुलिस एहलकार होते हैं, वो भी हम जैसे इंसान ही होते हैं। हो सकता है कि उनसे कुछ हुआ होगा, कोई गलती हुई होगी, उनके ऊपर एक्शन ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो हमारे लिए गाइडलाइंस जारी की गई है उसके ऊपर अमल करें और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जो है वो ना की जाए। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।